हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका ईयर 3 कोचिंग क्लास में एक बार से फिर से स्वागत है। और आज का हम एक और टॉपिक लेके आए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि 12th की चल रही है, जो जेई तथा नीट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आता है आपका 4 नंबर में, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरा मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन। जैसे कि मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोड विभव पढ़ाया था और इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, तो सभी ने अपने अपने इलेक्ट्रोड बनाए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोड बनाना बहुत आसान है। क्योंकि किसी भी धातु की छड़ लो और उसी धातु के लवड़ के विलयन में डुबो दो, तो उसके इलेक्ट्रोड बन के तैयार होते हैं। तो कभी रोहित बनाएगा, कभी सचिन बनाएगा, कोई और बनाएगा, इलेक्ट्रोड तो बनाते रहेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रोड जो बना रहे हैं, कभी अवनीश बना लाया, कभी और कोई बना के लेके आया, तो ये इलेक्ट्रोड बना लाए, लेकिन इनका मापन कैसे करेंगे, इसके लिए समस्या आई। तो मापन करने के लिए वैज्ञानिकों के पास समस्या आई। तो मापन करने के लिए एक युक्ति बनाई गई थी, जिसे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसको कैसे मापें, है ना। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे मापें, तो इसके लिए समस्या थी। तो ऐसा हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या लें, जिसका हम इलेक्ट्रोड विभव माप रहे हैं। किसी भी मतलब इलेक्ट्रोड का मापन करना है कि उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा, तो उसके लिए ऐसा इलेक्ट्रोड होना चाहिए जिसका इलेक्ट्रोड विभव 0 होना चाहिए। और 0 होना चाहिए, तो साइंटिस्टों ने बनाया एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बनाया? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब जैसा कि तुम्हें दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड कोई भी था तो वो धातु की छड़ होती थी, है ना, और उसी धातु के लवड़ के विलयन में डुबो दिया जाए। तो फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाए, समस्या ये थी। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे? क्यों भाई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या हाइड्रोजन गैस के रूप में मिलती है? हाइड्रोजन गैस के रूप में मिलती है, ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन तुम्हें कोई धातु के रूप में मिल जाए कि लो भाई तुमने धातु की छड़ ली हाइड्रोजन की और डुबो दी विलयन में। तो उसे कैसे बनाएं, क्योंकि गैस है भाई, और गैस क्या है, मैंने बताया गैस के अणु स्वतंत्र होते हैं, और गैस के अणु स्वतंत्र होते हैं, वो तोड़ जाएगी। तो आप ये समस्या आई, तो उसे कैसे बनाया गया और निर्माण कैसे हुआ, यह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना कैसे बनाई जाती है और यह कैसे काम करता है, और किस प्रकार से हम, ठीक है, इस किसी भी मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रोड हो। उसके साथ साथ हम ये भी पता कर सकते हैं कि उसकी चिन्ह प्रॉपर्टी क्या आएगी, यानी वो कैथोड की तरह काम करेगा या एनोड की तरह काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, ये सारी बातें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के बाद ही मालूम पड़ी थी। उसके बाद आईपीएससी पद्धति द्वारा क्या दे दिया गया, तुम्हारी आईपीएससी पद्धति द्वारा चिन्ह प्रॉपर्टी दे दी थी, और उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान भी दे रखे थे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं आज क्या, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम बना नहीं पाते तो हम किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर पाते। तो क्या होता है, तो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव, मैंने बताया था विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया, जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया, जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रोड कोई भी बना के लाया हो, उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड विभव। तो सर्वप्रथम हम सीखेंगे कि इसकी संरचना कैसी है, ये कैसे बनाया गया, है ना। तो इसके लिए एक बर्तन लिया गया। क्या लिया गया? एक बर्तन में ऐसा HCl विलयन भरते हैं जिसकी सांद्रता 1 मोल पर लीटर हो। इससे पहले आप समझ लीजिए पहले चित्र को, ठीक है। तो मैं यहां से एक पेज ले लेता हूं और यहां पर चित्र बनाता हूं। तो
ये हमने एक पात्र ले लिया और इस पात्र में हमने क्या किया, एक विलयन भरा HCl। अब विलयन से पहले एक नली और लगा लीजिए, इसमें एक कांच की नली और लगा लीजिए। ठीक है, क्या लगा ली, कांच की नली। और इस, या हमने परख नली को उल्टा करके रख दिया, जिसमें हमने एक क्या है, इस तरह का छिद्र बना दिया और इसी में हमने एक नली और लगाई, एक नली और लगाई। 1 मिनट रुकेंगे। अब इस तरह से एक कांच की ये नली है तुम्हारी, इस तरह से प्रणाली को उल्टा करके रख देते हैं और यहां पर से एक वायर लिया, जो इलेक्ट्रोड से भी किसी से हम जोड़ सकते हैं। ठीक, और इसमें हमने विलयन भर दिया किसका, HCl का। तो इसमें क्या विलयन भरा है, HCl का। और कैसा विलयन है HCl का, HCl इक्वस। इक्वस का मतलब होता है जली विलयन। तो HCl का जली विलयन बना, जिसकी सांद्रता कितनी थी, 1 मोल पर लीटर। 1 मोल पर लीटर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र बनाना है, तो मानक में। और टेम्परेचर कितना रहेगा, तो इसका ताप कितना रहेगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहेगा, यानी ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और दाब कितना रहेगा, बताओ, 1 ATM। 1 ATM दाब और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो क्या कहा गया है, तो एक बर्तन में एक HCl विलयन भरते हैं जिसकी सांद्रता 1 मोल पर लीटर तथा ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इस विलयन में एक कांच की नली द्वारा प्लेटिनम के तार से प्लेटिनम की प्लेट लटकी रहती है। तो क्या कहा मैंने, क्या कहा भाई, इस विलयन में एक कांच की नली द्वारा प्लेटिनम के तार से, तो कांच की नली के द्वारा प्लेटिनम, ये क्या है, कांच की नली, कांच की नली, और ये क्या है तुम्हारा, प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम का तार। और इससे ये परत किस, ये प्लेट किसकी है, तो ये प्लेट है तुम्हारी, ये प्लेट है प्लेटिनम, प्लेटिनम की प्लेट।
ठीक है, प्लेटिनम की प्लेट। तो क्या कह रहा है, एक बर्तन में ऐसा HCl विलयन भरते हैं जिसकी सांद्रता 1 मोल पर लीटर तथा ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इस विलयन में एक कांच की नली द्वारा प्लेटिनम के तार से प्लेटिनम की प्लेट लटकी होती है। कांच की नली, जो कांच की नली पर दाब होता है वो कितना होता है, 1 वायुमंडलीय दाब होता है। 1 वायुमंडलीय दाब पर कांच की नली से गैस प्रवाहित की जाती है। कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है, तो हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस कहां से प्रवाहित की जा रही है, यहां से H2 गैस, H2 गैस प्रवाहित की जा रही है कितने, 1 ATM दाब पर। ठीक है, 1 ATM दाब पर, यहां लिख दिया है। एक ATM दाब पर हमने क्या किया, 1 ATM दाब पर गैस प्रवाहित की। तो 1 ATM दाब पर गैस प्रवाहित की जाती है। तो कांच की नली में 1 ATM दाब पर गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे प्लेटिनम की प्लेट पर H2 निक्षेपित हो जाती है। क्या हो जाती है, H2 गैस निक्षेपित हो जाएगी कहां पर, प्लेटिनम की प्लेट पर। तो प्लेटिनम की प्लेट ये है, इस पर क्या होगा कि H2 गैस निक्षेपित हो जाएगी। H2 गैस क्या हो जाएगी, निक्षेपित हो जाएगी। जब ये H2 गैस निक्षेपित हो गई तो ये कैसा इलेक्ट्रोड हो गया, H2 गैस निक्षेपित हो जाती है। हो जाती है। तब ये H2 गैस निक्षेपित हो गई इस पर, और शेष गैस होती है वो यहाँ पर बुलबुलों के रूप में निकलती रहती है। कुछ गैस यहाँ पर बुलबुलों के रूप में भी निकलती रहेगी। ये तो H2 गैस के बुलबुले हैं, H2 गैस के बुलबुले। ठीक है, और कुछ गैस इस जो दे रखी है तुम्हारी प्लेटिनम की प्लेट, ये कैसी होती है, सरंध्र होती है, यानी छिद्रयुक्त होती है। तो इस पर ये निक्षेपित हो जाती है, जिससे मतलब अब ये जो प्लेटिनम की प्लेट है किसकी बनी हुई है, हाइड्रोजन की प्लेट बनी हुई है, और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी उसी के लवण के विलयन में क्या है, उसे डाला गया है। तो ये बन के तैयार हो गया हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बन के तैयार हो गया, तो ये बन के तैयार होगा तुम्हारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन के तैयार हो गया। ये इसका डायग्राम है। तो ये क्या है, कांच की नली होती है और ये प्लेटिनम का वायर लटका होता है। ये वायर किसका काम में आता है, अब इस वायर को हम किसी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे गैल्वेनोमीटर वगैरह से, जिसका हमें मानक अपचयन विभव करना है, और दूसरे को उससे। और ये है तुम्हारी कांच की नली, जिस कांच की नली में क्या है, 1 ATM का वायुमंडलीय दाब से हमने क्या है, गैस प्रवाहित कर रखी है। क्या कर रखी है, गैस प्रवाहित कर रखी है। तो ये कांच की इसमें 2 नली प्रयुक्त की गई हैं, एक तो बाहरी नली है और एक भीतर नली। तो बाहरी नली पर हमने H2 गैस प्रवाहित की है, और यहाँ से लेके आए हम क्या, प्लेटिनम का वायर, और प्लेटिनम के वायर से प्लेटिनम की प्लेट लटका रखी है। जो H2 गैस होती है वो कहाँ जाकर निक्षेपित हो जाती है, इस पर, प्लेटिनम की प्लेट पर। और कुछ जो गैस होते हैं वो बुलबुले के रूप में बाहर निकलती रहती है। तो इस प्रकार से हमारा एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन के तैयार हो जाता है। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण तो हो गया, लेकिन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। तो नोट करके ये बात हमेशा याद रखेंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है, चाहे वो और ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों की तरह काम करेगा। किसकी तरह, इस पर ऑक्सीकरण भी अभिक्रिया होगी और इस पर रिडक्शन अभिक्रिया भी होगी, तो दोनों की तरह काम करेगा। दूसरी बात है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड तथा एनोड की तरह व्यवहार दर्शाएगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि E 1/2 H2 गैस H धनायन इक्वस बराबर
E बराबर मानक है तो नोट और लगा लेना, E H धनायन इक्वस 1/2 H2 गैस। इसे हम क्या लिख रहे हैं, इसे इसे कौन सी अभिक्रिया लिख रहे हैं, तो इसे लिख रहे हैं हम एनोड। एनोड पर जो एनोड का इलेक्ट्रोड विभव का प्रतीक दर्शाते हैं तो वो इस तरह से है ना, और यहाँ पर कैथोड का दर्शा रहे हैं। तो दोनों का इसमें क्या होता है, शून्य, क्या होता है, शून्य वोल्ट होता है। ठीक है, हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है, याद रहेगा। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड दोनों की तरह व्यवहार दर्शाता है, कैथोड और एनोड दोनों की तरह व्यवहार दर्शाता है। तो जब ये एनोड की तरह व्यवहार दर्शाएगा तो ये अभिक्रिया क्या होगी, तो जब ये एनोड की तरह व्यवहार दर्शाएगा तो ये अभिक्रिया बनती है एनोड वाली 1/2, क्योंकि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑन एनोड, तो एनोड पर अभिक्रिया होगी ये H2 गैस। ठीक है, किस में टूटेगी, H धनायन में इक्वस, देखिए यहाँ H2 दो नहीं है, एक ही है। ठीक है, इसलिए हाफ H2 लिया गया है। तो क्या बना, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है धातु, तो ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर। ठीक है, अब अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड वाली अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, तो ऑन कैथोड, ऑन कैथोड, कैथोड पर, तो कैथोड पर कैसे लिखेंगे, इसके ठीक विपरीत होती है, यानी H धनायन होंगे, वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और क्या बनाएंगे, 1/2 H2 गैस, यानी धातु का निर्माण करते हैं। तो ये धातु यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के रूप में है, तो इसलिए यहाँ पर गैस के ही रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इस तरह से लिख दीजिए, यहाँ तो लिख दीजिए ऑक्सीडेशन और यहाँ लिख दीजिए रिडक्शन। ठीक है, लेकिन इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम E नॉट 1/2, देखो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को इस तरह से लिखते हैं, E नॉट 1/2 H2 गैस, एक सीमा प्रावस्था लगाते हैं, तो क्या बना, H धनायन इक्वस, और इसका मान क्या होता है, इसमें 0.00 वोल्ट, 0.00 वोल्ट। ठीक है, ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, ऑक्सीकरण विभव कितना होता है, तो 0.00 वोल्ट। और इसकी बात करें तो E नॉट H इक्वस 1/2 H2 गैस इक्वल टू 0.00 वोल्ट। तो मानक अपचयन विभव कितना होगा, ठीक है, या मानक अपचयन विभव कितना होगा, शून्य, ऑक्सीकरण विभव भी शून्य होता है। तो इस प्रकार से चाहे वो एनोड की तरह काम करे चाहे कैथोड की तरह, लेकिन दोनों तरह से ही उसका अपचयन विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, शून्य होता है। दूसरी बात, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड तथा एनोड दोनों की तरह व्यवहार दर्शाता है। तो एनोड पर रिएक्शन को इस तरह से दर्शाते हैं और कैथोड पर रिएक्शन को इस तरह से दर्शाते हैं। समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन हम कैसे करते हैं, तो जिस इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव मापना हो उसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक गैल्वेनिक सेल बना लेते हैं। क्या, एक गैल्वेनिक सेल बना लेते हैं और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच लगे वोल्टमीटर, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच लगा होता है वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर, उसके जो पाठ्यांक का संख्यात्मक मान ही, अगर वो संख्यात्मक मान जितना आता है
वही मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है। तो इस पर हम दो एग्जाम्पल लेके आएंगे तुम्हारे लिए। क्या लेके आएंगे? दो एग्जाम्पल लेकर आएंगे। एक है तुम्हारा जिंक, क्या है? Zn2 ठीक है। Zn इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे करें? तो जो गैल्वेनिक सेल में पढ़ाया था हमने, एक ये पढ़ाया था और दूसरा था कॉपर। वैसे हमें ये पता है कि जिंक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव की तरह काम करता है, ठीक है। और कॉपर होता है वो किसकी तरह? वो किसी तरह कैथोड पर काम करता है, इसलिए हम उसे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव की तरह काम करेगा। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो किसकी? जिंक वाले की लेते हैं। तो इसे क्या करते हैं? तो इसे एक उससे जोड़ देते हैं तुम्हारे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। तो पहले हम जिंक इलेक्ट्रोड को बना ले रहे हैं इधर। एक ये पात्र में जिंक इलेक्ट्रोड है, चलो मैं पात्र यहीं से ले रहा हूँ। यहाँ पर क्या लगा दिया हमने? ये रहा तुम्हारा गैल्वेनोमीटर, और इधर हमने लगाया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इस तरह से। अब मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप वहाँ से कर सकते हो। इसमें विलयन किसका भरा है? HCl इक्वस है, ठीक है। क्या भरा हुआ है? HCl इक्वस। और ये किसकी प्लेट है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी प्लेटिनम की प्लेट है। यहाँ से क्या है? H2 गैस प्रवाहित की जा रही है, और इस वायर को हमने कहाँ जोड़ रखा है? वहां पर। तो ये बना हमारा क्या? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये कौन सा है तुम्हारा विलयन? इसमें हमने भर रखा है ZnSO4 का विलयन। क्या भर रखा है? ZnSO4 का विलयन। तो क्या है ये? ZnSO4 इक्वस,
तो Zn SO4 का इक्वस भर रखा है और इधर क्या भर रखा है हमने, वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इनके बीच में एक लवण सेतु और लगा दीजिए। क्या? लवण सेतु। और लवण सेतु में होता है KCl प्लस अगार अगार प्लस जिलेटिन पेस्ट, जिलेटिन पेस्ट। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, अगार अगार प्लस जिलेटिन पेस्ट। ठीक है, तो ये एक हमारा गैल्वेनिक सेल बन के तैयार हो गया, जिसमें ये किसका काम करेगा, तो ये करेगा तुम्हारा एनोड का काम। ठीक है, एनोड कैसा होगा, माइनस, और ये किसका काम करेगा, कैथोड, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव। गैल्वेनिक सेल में ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर, कुछ भी, वोल्ट मीटर। ठीक है, इस तरह से हम दो इलेक्ट्रोडों को जोड़ते हैं। तो दो इलेक्ट्रोडों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सेल अभिक्रिया होगी। क्या होगी, सेल अभिक्रिया। तो सेल अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर क्या है, एनोड। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो जिंक क्या होगा, Zn जो सॉलिड होगा वो टूटेगा किसमें, Zn 2 धनायन प्लस 2e इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को कहाँ छोड़ेगा, Zn 2 धनायन यहाँ पर, मतलब आयनों को तो विलेन में छोड़ेगा लेकिन इलेक्ट्रॉनों को इस पर। तो ये छड़ कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। और अगर ये छड़ ऋणावेशित हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉनों को प्रभाव को कहाँ लेकर के जाएगी, इधर की ओर। ठीक है, इधर की ओर इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को लेके जाएगी। तो धारा किधर की दिशा में बहेगी, इधर। ठीक है, आई का मान किधर बहेगा, इधर। और यहाँ पर क्या होगा, HCl। ठीक है, तो HCl गैस है, वो सॉरी H2 गैस है। तो H2 गैस है, यहाँ पर अपचयनिक क्रिया। तो अपचयनिक क्रिया कौन सी होगी, जो कि ये किस पर हो रही थी तुम्हारी, ऑन एनोड पर। तो ये कैथोड पर क्रिया कौन सी होती है, ऑन कैथोड। तो कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है भाई, तो मैंने अभी यहाँ पर लिखवाई भी थी कैथोड पर जो तुम्हारी क्रिया। तो कैथोड पर ये वाली क्रिया होती है कि जो H आयन होते हैं, यानी ये छोड़ेगी, ये के H आयन होंगे इसमें, HCl और H धनायन और Cl ऋणायन बहुत सारे होंगे। तो H आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे जो इधर से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो उनको इलेक्ट्रॉन लेकर के और इस धातु पर चिपकते जाएंगे, यानी इस प्लेटिनम की छड़ पर चिपकते जाएंगे। तो ये क्रिया होगी, H आयन इक्वस जो जली विलयन में घुले हुए हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बनाएंगे, H2 गैस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 1/2 H2 गैस बनाते जाएंगे। और जो H2 गैस है या धातु है वो इस पर इलेक्ट्रोड पर चिपकती रहेगी। आयनों के मेंटेन के लिए हमारे पास लवण सेतु लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, लवण सेतु, लवण सेतु। तो जब विक्रिया सेल में होगी तो हम ये देखेंगे गैल्वेनिक सेल में। ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर है या वोल्ट मीटर है, इस पर रीडिंग पढ़ेंगे। तो रीडिंग पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो रीडिंग होगी वही क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव। तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर उसकी रीडिंग आई हो, यहाँ पर 0.76 वोल्ट, कितनी आई हो, 0.76 वोल्ट आया हो, है ना। बी बराबर विभवांतर कितना आया, 6 वोल्ट। तब हम देखते हैं तो सेल अभिक्रिया निम्न प्रकार हो सकती है। ठीक है, क्योंकि देखो अब एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो मैं ई के मान लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखना, थोड़ा सा मैं इसे खिसका लूं या छोटा कर दूं। ठीक, कोई बात नहीं, इतना हो जाए बस। चलो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा। इधर देखें तो
हम्म। तो ये क्या है, ऑन एनोड, एनोड पर होगी, तो एनोड पर कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो उसका इलेक्ट्रोड विभव क्या लिखेंगे। तो इसका इलेक्ट्रोड, क्योंकि देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का शून्य नहीं होगा, तो यहाँ पर कैथोड पर क्रिया हो रही है, तो इसका जो मान होगा ई, पहले मैं इसका लिख दूं इधर, तो इसका क्या होगा ई जेड एन, किस में टूट रहा है, जेड एन टू धनाइन में। कैसा है ये, इक्वल्स, और ये सॉलिड लिख देना, बराबर, इसका मान कितना है 0.76 वोल्ट। ठीक है, इधर ही हमारे जो मानक अपचयन इलेक्ट्रोड होता है यानी ई नॉट, क्या होता है ई नॉट एच धनाइन इक्वस और एच 1/2 H2 गैस, बराबर कितना होगा 0.00 वोल्ट। कितना होगा 0.00 वोल्ट होगा। तो ई सेल की वैल्यू कितनी है, तो ई सेल की वैल्यू आ रही है हमारी 0.76 वोल्ट, और इधर इसकी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.00 वोल्ट। तो मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, या हम एक मिनट ई सेल की लिखेंगे यहाँ पर, इसकी तो हमें ज्ञात ही करनी है, तो ई सेल की लिखी जाएगी यहाँ, ई सेल, ई सेल बराबर कितना है 0.76 वोल्ट। ये क्या है, ई सेल की वैल्यू निकल के आई है। तो अगर एक हमने सूत्र पढ़ा था सेल के विद्युत वाहक बल में, वो सूत्र होता है ई नॉट सेल बराबर ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अगर मैं इसमें मान लगा दूं तो ई सेल की वैल्यू कितनी है, ठीक है, इसको मैं इधर ही करता हूं एक लाइन और, ठीक है। तो ई नॉट सेल की वैल्यू आई है 0.76 इक्वल टू ई कैथोड की वैल्यू कितनी है 0.00 वोल्ट, वोल्ट नहीं लिख रहे, ठीक है, और माइनस ई नॉट एनोड। एनोड को मैं किस तरह से लिखता हूं, जो एनोड पर अभिक्रिया हो रही है उसको कैसे लिख सकता हूं, तो एनोड पर अभिक्रिया इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ई जेड एन सॉलिड और जेड एन टू धनाइन। ठीक है, तो इसी की तो वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखो कितना आएगा, अगर ये माइनस का है इधर, ठीक है, तो इसको इधर ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा, और उससे इधर ले जाओगे तो माइनस का होगा। तो सीधी बात है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ए नॉट जेड एन टू धनाइन और जेड एन, एक मिनट, ई नॉट जेड एन टू धनाइन और जेड एन बराबर -76 वोल्ट। तो ये किसका, जिंक इलेक्ट्रोड का हमारा क्या निकल आया, जिंक इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो हम जिंक इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। आगे बात समझ में, एक तरफ क्या जोड़ते हैं हम, एक तरफ जोड़ते हैं तुम्हारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरी तरफ क्या जोड़ते हैं, जिस इलेक्ट्रोड को हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है उसे। और हम वोल्ट मीटर पर ये पाठ्यांक देखते हैं, तो पाठ्यांक में हमें क्या प्राप्त होता है, तो V बराबर 0.76 वोल्ट जो ई सेल की वैल्यू होती है। और ई सेल बराबर एक सूत्र पड़ा है, ई नॉट कैथोड ई माइनस एनोड। तो ई सेल की वैल्यू यहाँ रख दी, और ई कैथोड पर इलेक्ट्रोड विभव का मान शून्य आ रहा है तो मैंने शून्य रख दिया। और ई एनोड को हम इतना लिख सकते हैं कि जेड एन सॉलिड किसमें, जेड एन टू धनाइनों में टूट रहा है ना, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कितना बचता है आपका 0.6, वो 0.
यहाँ गलत हो गया है, तो यहाँ हो गया है 0-0.76 वोल्ट। ठीक है, अच्छा हुआ दोबारा से बताने लगे तो 0.76 वोल्ट होता है। ठीक है, इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है हमारा कॉपर 2 और Cu इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करना। तो कैसे करते हैं, तो इसी तरह से पुनः जोड़ते हैं। क्या करते हैं, इसी तरह से पुनः जोड़ते हैं। तो फिर से बना लीजिए। तो अब मैं चित्र ऐसे ही बना दे रहा हूँ, उस तरह से जल्दी नहीं बन पाता है। तो ये हमारा कौन सा है, एक इलेक्ट्रोड। अब देखो कॉपर वाले में क्या होता है कि कॉपर अपचयन की तरह काम करता है, तो ये हाइड्रोजन है वो ऑक्सीकरण की तरह काम करेगा। तो इसे हम इधर बनाएंगे, किसको, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इधर की ओर। तो इसमें क्या थी, एक कांच की नली और जिससे होकर आ रहा था वायर, और जिस पर कौन लटका था, एक प्लेटिनम की प्लेट, और यहां से ये आ गया। यहां से आप क्या कर सकते हो, H2 गैस प्रवाहित कर सकते हो। ठीक है, तो ये H2 गैस यहाँ पर निक्षेपित होने लगेगी, और इसमें क्या रखा है तुम्हारा HCl इक्वस। तो अब ये किसी तरह काम करेगा, एनोड की तरह, किसी तरह काम करेगा एनोड। तो यहाँ होगा माइनस, क्योंकि मैंने तुम्हें वही लॉन वाली ट्रिक्स बताया, एनोड को हमेशा इधर लिखते हैं और कैथोड को उधर लिखते हैं, यानी लेफ्ट और राइट साइड। अब इस वायर को मैं यहाँ पर ले गया, तो यहाँ पर लगा हुआ है हमारा गैल्वेनोमीटर। क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पर हमने एक दूसरा जोड़ रखा है, कॉपर का इलेक्ट्रोड। कौन जोड़ रखा है, कॉपर धातु को, और इसको किस में डुबो दिया है, तो CuSO4 के विलयन में, CuSO4 के विलयन में। तो ये आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो किसके विलयन में डूबा हुआ है, सूर्य। यार यहाँ पर हम एक लवण सेतु और लगा देते हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस को यहाँ से थोड़ा हटा दें। ये क्या लगा हुआ है, लवण सेतु। लवण सेतु में क्या होता है, KCl प्लस अगार अगार प्लस जिलेटिन ईस्ट, और ये क्या है, लवण सेतु। ठीक है, लवण सेतु। तो जब ये हमने सारे काम करने के बाद में, तो इलेक्ट्रॉन किधर इमिट होंगे, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इधर होगा, और धारा का प्रवाह किधर होगा, इधर की साइड होगा। ठीक है, तो यही होता है। ये चीज़ें मैं बार बार समझा रहा हूँ। तो अब ये किसकी तरह काम करेगा, तो जहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑन एनोड। एनोड पर जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया होती है वो होती है, यानी 1/2 H2 गैस होती है, वो आयनों में टूटती है, तो H आयन बनाती है इक्वस। ठीक है, क्या करती है, और प्लस 1e इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इधर को गमन करेंगे, और धारा इसके ठीक विपरीत बहेगी। जहाँ से ये कॉपर क्या होंगे, जो कि CuSO4 का विलयन है, जिसमें कॉपर के आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इस पर निक्षेपित होते रहेंगे। और जैसे ही सेल अभिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर इसका B बराबर वोल्ट आएगा। B की वैल्यू आ गई, B बराबर 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो ये E0 सेल की वैल्यू है। और यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी, तो वो इस तरह की होगी कि Cu क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, Cu2 धनायन, क्योंकि ये अभिक्रिया किस पर हो रही है तुम्हारी, कैथोड पर। तो कैथोड पर Cu2 धनायन है, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, Cu सॉलिड, जो कि इस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होती रहेगी। तो मैं बात कर रहा हूं कि
ऑन एनोड। अब हमने पढ़ा था कि ई सेल की वैल्यू यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ई नॉट 1/2 H2 गैस बराबर 0.00 वोल्ट, ये हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन बात करें किसकी, इसकी, तो इसकी कितनी होगी, ई इसकी तो हमें ज्ञात करना है, तो Cu 2 धनायन और Cu बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है तुम्हारा ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब देखो यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू कहाँ कितनी आ रही है, उस पाठ्यांक पे 0.34 वोल्ट, और ई नॉट कैथोड हमें ज्ञात करना है। तो ई नॉट कैथोड को मैं कितना लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ Cu 2 धनायन और Cu माइनस ई नॉट एनोड, तो ई नॉट एनोड की वैल्यू कितनी है 0.00 वोल्ट। तो अगर किसी में से हम 0 घटा दें तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, तो हम सीधे सीधे यही बच जाएगा। तो कैसा बनेगा ये मान, आगे चल के इसे हम कह सकते हैं कि ई नॉट Cu 2 धनायन Cu बराबर प्लस 0.34 वोल्ट। तो इस तरह से जो कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना आया, प्लस 0.34 वोल्ट आता है। तो इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जुड़कर उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो ये यहीं तक थी। तो क्या आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए, और आपकी समझ में आ रहा है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कीजिए और ये चित्र बनाइए। देखिए मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि शॉर्ट में पढ़ाते गए बहुत आनंद आए, मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूँ। तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरी मेहनत को भी आप लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट अवश्य करें, और कुछ भी समझ में नहीं आता है इस टॉपिक से समझ, तो उसी में कमेंट कर दें, तो फिर मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दिया करूँगा। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।